नमस्कार दोस्तों। ये इस देश का दुर्भाग्य कहें या किस्मत, यहाँ भ्रष्ट इंसान जो सर से लेकर पांव तक रिश्वतखोरी में डूबा रहता है, वो पूरी जिंदगी चैन से जीता है और उसे लाइफ में किसी भी तरह के दुख का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इंसान अगर ईमानदार है तो ये समझिए कि उस इंसान की आधी से ज़्यादा जिंदगी दुखों में ही बीतेगी और वह इंसान अपनी मौत कभी नहीं मरेगा। ऐसे ईमानदार आदमी की मौत हमेशा संदिग्ध ही होगी। आज मैं जिस इंसान की बात करने जा रहा हूँ, ये एक महान शख्सियत हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई में लगा दी थी। इन महान इंसान का नाम है राजीव दीक्षित। वही राजीव दीक्षित जिन्होंने अकेले ही 5000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियों की नींद उड़ा के रख दी थी, जो हमेशा स्वदेशी अपनाओ का नारा देते थे। राजीव दीक्षित राजीव भाई के नाम से भी ज़्यादा फेमस थे। राजीव एक भारतीय वैज्ञानिक, प्रखर वक्ता और आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता थे। राजीव दीक्षित ने अपने पूरे जीवन में कभी भी विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा स्वदेशी की वकालत करते थे और यही कारण था कि वह कई विदेशी कंपनी चलाने वाले माफियाओं के निशाने पर आ गए थे। 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु से जुड़ी कई धारणाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और इस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, तो कोई कहता है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक व्यक्ति था जो सच जानता था और वह चाहता तो सच बाहर भी आ सकता था, लेकिन उस इंसान ने जानबूझकर सच बाहर नहीं आने दिया। कौन था वो फेमस इंसान और क्या कारण था राजीव भाई की मौत का? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। राजीव दीक्षित जी का जन्म हुआ था 30 नवंबर 1967 को। ये भी एक इत्तेफाक ही था कि 30 नवंबर को उनका जन्म हुआ और 30 नवंबर को ही राजीव भाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजीव भाई का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित और माँ का नाम मिथिलेश कुमारी। शुरुआती पढ़ाई वैसे ही हुई जैसे एक मिडिल क्लास बच्चे की होती है, जैसे गांव देहात में पढ़ाई होती है, उसी तरह इनकी भी शुरुआती पढ़ाई हुई। लेकिन इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहाँ से बीटेक करने के बाद उन्हें उनका असली मकसद मिला। यहीं पर अपने टीचर्स और साथियों के साथ राजीव ने आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया। उन्हें जिद थी कि भारत का सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। बीटेक करने के बाद IIT से एमटेक किया और कुछ वक्त तक CSIR में काम किया। इसी दौरान राजीव ने CSIR में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था। यहाँ से निकलने के बाद राजीव की जिंदगी का एक ही मकसद था और वो मकसद था राष्ट्र की सेवा करना। राजीव दीक्षित का मानना था कि भारत का पूरा मौजूदा सिस्टम पश्चिमी देशों का पिछलग्गू है, जिसे बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राजीव दीक्षित ने ताउम्र शादी ना करने का प्रण ले रखा था। उनका मानना था कि वो शादी करके बंधना नहीं चाहते हैं, वो इस देश को अपना 100% देना चाहते हैं। राजीव दीक्षित ने कई बड़ी कंपनियों समेत कई बड़े बड़े लोगों को भी अपना दुश्मन बना रखा था। यही कारण था कि उनकी जान को खतरा हमेशा बना रहा था। राजीव दीक्षित का मानना था कि 1984 का भोपाल गैस कांड कोई हादसा नहीं था, बल्कि अमेरिकी कंपनी द्वारा किया गया एक परीक्षण था। इसके खिलाफ राजीव ने कई महीनों तक प्रदर्शन भी किया था। अमेरिका में हुए 9/11 यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को राजीव खुद अमेरिका द्वारा कराया गया हमला मानते थे। राजीव का दावा था कि ममता बनर्जी बीफ खाती है और बीफ खाने की वजह से ही ममता बनर्जी ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने देश में या पश्चिमी बंगाल में बीफ बैन कराया तो ममता बनर्जी खुद वाजपेयी सरकार को गिरा देगी। इसके अलावा राजीव ने बताया कि नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी में सुअर का मांस का रस मिलाया जाता है और उसकी चर्बी का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कोका कोला में तेजाब होने की बात भी राजीव हमेशा कहते रहते थे। ये राजीव दीक्षित के विचार थे। इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि राजीव हर बड़ी कंपनी और बड़े लोगों के खिलाफ खुलकर अपने विचार रखते थे। राजीव जी अपने मकसद की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन साल 2009 में राजीव जी की मुलाकात हुई रामदेव से। जी हाँ, वही रामदेव जो अपने आप को योग गुरु बाबा रामदेव कहता है। राजीव दीक्षित ने ही रामदेव को देश की समस्याओं के बारे में सबसे पहले बताया था
और विदेश में काले धन होने के बारे में भी सबसे पहले राजीव ने रामदेव को बताया था। जिस समय बाबा रामदेव के साथ में कोई नहीं था, उस समय बाबा रामदेव के साथ एक व्यक्ति हमेशा खड़ा रहता था और वह व्यक्ति था राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित भारत स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय सचिव थे। रामदेव चाहता था कि वह इस आंदोलन वाले ट्रस्ट को, जिसका नाम भारत स्वाभिमान आंदोलन था, एक राजनीतिक पार्टी बना दे और रामदेव जो है इसी दिशा में काम भी कर रहा था। यही कारण था कि रामदेव ने राजीव दीक्षित को राष्ट्रीय सचिव बनाया हुआ था, जिससे रामदेव के कुछ करीबी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो राजीव के बिल्कुल खिलाफ भी हो गए थे कि बाहरी व्यक्ति को राष्ट्रीय सचिव कैसे बना दिया। जबकि सच्चाई ये थी कि रामदेव जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजीव का सहारा ले रहा था, क्योंकि राजीव भाई की बात को एक बड़ा जन बहुत ज़्यादा मानता था। भारत स्वाभिमान आंदोलन को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड भी करा लिया था। पार्टी की स्थापना के बाद सितंबर 2010 में पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए रामदेव और राजीव ने भारत स्वाभिमान यात्रा की योजना बनाई। इस योजना में दोनों नेताओं को, यानी रामदेव और राजीव को, देश के अलग अलग जिलों में यात्रा करनी थी ताकि लोग जो है पार्टी के सदस्य बने और पार्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। रामदेव और राजीव दीक्षित द्वारा अपनी पार्टी को समर्थन देने के लिए देश भर में चलाई गई यात्रा के 2 महीने बाद, यानी 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की मौत हो जाती है। उनकी मौत उनके 43वें जन्मदिन पर हुई थी। छत्तीसगढ़ से दूर स्थित भिलाई में वे भाषण देने गए थे। कहा जाता है कि भिलाई में ही राजीव जो है आर्य समाज गेस्ट हाउस के बाथरूम में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंग्रेजी दवा लेने से मना कर दिया था। राजीव के भाई प्रदीप दीक्षित ने बयान दिया था कि भारत स्वाभिमान आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने मुझे रात में बुलाया और जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मुझे मेरे भाई से मिलने नहीं दिया गया। मुझसे कहा गया कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है। यानी दोनों भाइयों की रात में जो है मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझसे कहा गया कि मेरा भाई मर चुका है। राजीव की मौत के बाद रामदेव का बयान भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। रामदेव ने आस्था चैनल को एक बयान दिया था जो राजीव की मौत के ठीक बाद का है। उस बयान में रामदेव ने कहा था कि वह राजीव के साथ भिलाई में मौजूद नहीं थे, तब उन्होंने राजीव से फ़ोन पर बात की थी। रामदेव ने बताया कि उसने 1 घंटे तक राजीव से फ़ोन पर बात की। 1 घंटे तक। मैं करीब 1 घंटे तक उसे समझाता रहा कि अंग्रेजी दवाओं से इलाज करा लो, लेकिन राजीव नहीं माना। रामदेव ने आगे कहा कि राजीव को बीपी, शुगर और दिल की बीमारी थी। हम लोग वहां पर, मैं बार बार समझा रहा, भाई राजीव अब दिक्कत आ रही है शरीर में तो कोई बात नहीं। अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। रामदेव का ये बयान सुनकर राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित भी हैरान थे। उन्होंने फिर एक और बयान दिया कि मेरा भाई जो है बात करने की हालत में उस समय था ही नहीं, तो रामदेव ने जो है 1 घंटे तक कैसे बात कर ली। और रामदेव ने जो बात की थी वो किस समय की थी, क्योंकि उसी समय मैं भी अस्पताल में गया था तो मुझसे बात करने नहीं दी गई, क्योंकि मेरा भाई उस समय बात करने की हालत में था ही नहीं। प्रदीप ने बताया कि उनके भाई को बीपी, शुगर या दिल की कोई बीमारी नहीं थी, वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। यही नहीं, खुद राजीव दीक्षित भी कहते थे कि उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। जब आया था ना वापिस, तब से आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। 10 साल हो गए और अगले 10 साल जाने की तैयारी नहीं है मुझे, जब तक कि कोई मुझे गोली से ना मारे और बम ब्लास्ट में ना मारे, तब तक तैयारी नहीं है। मेरी गलती से तो बीमार, उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। अब यहाँ पर सवाल आता है कि रामदेव फोन पर बात करने और बीमारियों के बारे में झूठ क्यों बोल रहे थे? आखिर क्या छिपा रहे थे रामदेव? खैर, जब राजीव दीक्षित के पार्थिव शरीर को हरिद्वार घाट पर रखा गया और लोगों ने राजीव के शरीर के अंतिम दर्शन किए तो लोगों में सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई, क्योंकि राजीव के शरीर का जो रंग था वो कुछ बदला हुआ था। एक अजीब सा बैंगनी कलर और नीले रंग का उनका शरीर लग रहा था। राजीव की स्किन कुछ जो है उधड़ी हुई लग रही थी। उनकी नाक के पास नीले और काले रंग का खून भी लगा हुआ था। राजीव की अचानक मौत और शरीर के नीले रंग को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे जैसे वहां पर भीड़ बढ़ती गई, हर कोई जो है इसी बात पर चर्चा करने लगा कि इनके शरीर का रंग नीला क्यों हो रहा है, और सभी ने यही कहा कि राजीव भाई का जो है पोस्टमार्टम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
लोगों ने राजीव की बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए। रात भर में 500 से ज़्यादा लोगों ने उस याचिका पर जो है हस्ताक्षर किए कि राजीव का पोस्टमार्टम होना चाहिए। सुबह 6 बजे लोग जब उस याचिका को लेकर रामदेव के पास गए तो रामदेव ने लोगों से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। लोगों की भारी भीड़ रामदेव के घर के बाहर जमा होने लगी। तब मजबूरी में रामदेव बाहर आता है और उसने लोगों से कहा कि यह मौत प्राकृतिक मौत है, इसके लिए पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा कि हम पोस्टमार्टम चाहते हैं। तब रामदेव ने फिर से जोर दिया कि मैंने डॉक्टरों से बात की है, ये नेचुरल डेथ है, इसमें पोस्टमार्टम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी जब लोग नहीं माने तो रामदेव ने दूसरी चाल चली और गुस्से में लोगों को धमकाते हुए कहा कि हिंदू धर्म के अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, यह हिंदू धर्म के पूरी तरह से खिलाफ है। रामदेव ने पोस्टमार्टम कराने को साफ साफ मना कर दिया, जबकि राजीव के नज़दीकी दोस्त मदन दुबे ने वहां सीधे सीधे रामदेव को आरोपी ठहरा दिया था। इसके बाद रामदेव ने गुस्से में आकर राजीव दीक्षित के शरीर को शमशान घाट ले जाने का आदेश दे दिया। आदेश के बाद रामदेव के ही कुछ लोग, जो रामदेव के बिल्कुल खास लोग थे, उन्होंने राजीव के शरीर को आनन फानन में एम्बुलेंस में लदवा दिया और शमशान घाट पर ले गए। और लोगों की भीड़ जो है पोस्टमार्टम की मांग करती उनके घर पे खड़ी रह गई। सवाल आता है कि रामदेव को पोस्टमार्टम से क्या परेशानी थी? क्यों राजीव दीक्षित का शरीर नीला और बैंगनी कलर का हो गया था? यही नहीं, राजीव के सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी हुई थी और इसी वजह से उनके सर को जो है काली पॉलीथीन से ढका हुआ था। लेकिन पॉलीथीन के बावजूद भी राजीव का शरीर सारी कहानी बयां कर रहा था। उस दिन बिन पोस्टमार्टम के रामदेव ने राजीव जी का अंतिम संस्कार करवा दिया और आज तक ये सवाल ऐसे ही खड़ा है कि उस दिन राजीव भाई के साथ में आखिर में हुआ क्या था। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि रामदेव जो है राजीव दीक्षित की बढ़ती हुई लोकप्रियता से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और रामदेव के करीबी भी जो है राजीव से पर्सनल दुश्मनी रखते थे। यही कारण है कि राजीव को खाने में स्लो पॉइजन दिया जाने लगा था, जिससे ना सिर्फ जो है उनका शरीर का रंग बदल गया था, बल्कि उन्हें दिल का दौरा भी उसी वजह से पड़ा था, स्लो पॉइजन की वजह से, जिससे राजीव जी की अंत समय में मौत हो गई थी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब रामदेव से जुड़े किसी व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हुई हो। इससे पहले रामदेव के गुरु भी जो है गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कहीं पर कुछ पता नहीं चल पाया है और उन्हीं गुरु के गायब होने के बाद ही रामदेव जो है ट्रस्ट का हेड बना था। उन गुरु की हत्या का आरोप भी जो है रामदेव पर लग चुका है और बाद में जो है राजीव दीक्षित की हत्या का आरोप भी रामदेव पर लग चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि राजीव दीक्षित की हत्या में रामदेव का हाथ है या नहीं? अगर नहीं था तो रामदेव ने इतना कहने के बाद भी, इतना प्रेशर डालने के बाद भी पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? रामदेव खुद को बचा रहा था या अपने किसी सगे संबंधी को? अपनी राय जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।